देखिए, इससे पहले लेक्चर में हमने फोकल कॉर्ड के बारे में क्वेश्चन करने से पहले फोकल कॉर्ड के बारे में समझा था। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग टू पॉइंट्स बताया था मैंने, आपको याद रखना पड़ेगा। दो पॉइंट पैराबोला में अगर मैं दो पॉइंट लेता हूँ तो वो, क्योंकि पैराबोला के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं ए टी स्क्वायर, जो स्टैंडर्ड पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ए टी स्क्वायर कॉमा टू ए टी इसके कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट होते हैं। तो अगर कोई दो पॉइंट इसमें लेता हूँ तो टी की जगह पे T1 कॉमा T2 ले लूंगा। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जो निकल के आ रही थी, फिर बता रहा हूँ मैं आपको, वाई इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जो इसकी निकल के आ रही थी, हमने सॉल्व किया था इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन जो है ना, क्योंकि ये दो पॉइंट आप कहाँ पे ले रहे हो, पैराबोला में ले रहे हो। तो जो इक्वेशन बन के आ रही थी वो आ रही थी वाई ऑफ T1 प्लस T2, वाई ऑफ T1 प्लस T2 इज इक्वल टू इज इक्वल टू 2x 2x प्लस 2x प्लस 2a T1 इंटू T2। ये क्या थी, कॉर्ड की इक्वेशन निकल के आ रही थी। ठीक है, फिर हमने कंडीशन भी बताई थी। दो पॉइंट, अगर कंडीशन फॉर कॉर्ड ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स हैविंग पैरामीटर T1 कॉमा T2, उस कॉर्ड को ज्वाइन करने वाले दो पॉइंट के लिए जो कंडीशन निकल के आती है वो होती है T1 इंटू T2 इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, T1 T2 इज इक्वल टू माइनस का 1। फिर उसके बाद हमने लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड निकाली थी, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड निकाली थी, फोकल कॉर्ड। ठीक है, फोकल कॉर्ड। तो जो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड होती है सर पैराबोला के लिए, वो होती है a इंटू T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। ये लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड होती है, जहाँ पे T1 T2 क्या है, पैरामीटर है। तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड भी हमने पढ़ी थी, ये होती है। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया था एक बार एग्जाम में, वो आया क्या था, ये लिखा ही है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इक्व टू 4ay इक्व टू इतना। तो मैं पहले इसको स्टैंडर्ड के लिए बताता हूँ, इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड के लिए बताता हूँ। अगर आपके पास फोकल कॉर्ड हमें बनानी है, ये फोकल कॉर्ड के लिए ही है ना, लेंथ ऑफ द कॉर्ड पैराबोला इतना गहरा है, तो मैं लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्वेश्चन लिख रहा हूँ। फिर इसको करेंगे, फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती थी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जो कि मैं पूरा लिख देता हूँ उसको, मेक एन एंगल एन एंगल मेक एन एंगल एल्फा, मेक एन एंगल विथ एल्फा विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। क्वेश्चन समझना, हाँ, ये पूछा गया एग्जाम में, क्या होगी उसकी लेंथ, वो निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन जरा डिफरेंट है, जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये डिफरेंट है। ऐसा ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन ये आपको निकालनी है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, मेक एन एंगल एल्फा विथ एक्स एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस से कितना बनाता है, एंगल एल्फा बनाता है। तो सर, हम सबसे पहले तो फोकल कॉर्ड क्या थी, मान फोकल कॉर्ड का मतलब क्या हुआ, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। उसमें फोकल कॉर्ड में कहीं पे दो पॉइंट ले लेता हूँ मैं, दो पॉइंट फोकल कॉर्ड में P और Q ले लेता हूँ। तो P और Q फोकल कॉर्ड में पॉइंट क्या होंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म में P और Q क्या होते हैं, a T1 का स्क्वायर कॉमा 2a T1। ठीक है, और Q पॉइंट जो होता है a T2 का स्क्वायर, a T2 का स्क्वायर कॉमा 2a T2, 2a T2। ठीक है, ये दो पॉइंट किसके हैं, P कॉमा Q हैं। ठीक है, किस में, फोकल कॉर्ड में। तो पी क्यू की लेंथ कितनी निकल के आई है, ऊपर लिखा है मैंने, पी क्यू की लेंथ कितनी आई थी, ऊपर हम पढ़ चुके हैं, ए इंटू कितनी आ रही थी, वो T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, ये क्या थी, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड थी। तो और दूसरा, अगर हम टेन एल्फा निकालें तो टेन एल्फा क्या आ जाएगा, टेन एल्फा, इसे स्लोप कहते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आई थी ऊपर लिखी, इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं लिखी मैंने, इसको सॉल्व करिए आप, वाई कुछ टू एम एक्स प्लस सी, ये वाले को,
जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये वाले फॉर्म को, तो आप देखिए m कितना आ रहा है इसमें, m आपको साफ दिख रहा है, t1 t2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से स्लोप मतलब m होता है, तो m की वैल्यू आपके पास क्या मिल जाएगी, यहाँ से 2/t1 + t2 मिलेगी ना, 2/t1 + t2 मिलेगी, इसको उस साइड ले जाएंगे, तो इसका मतलब स्लोप उसने अल्फा दिया था, हमने उसको 10 अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख दिया, 2/t1 + t2। इतनी बात समझ में आ गई, स्लोप मिल गया। अब आप इस वैल्यू को उठा के रख दो इसमें, पी क्यू इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड निकालनी है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड ये होती है, इसमें से 10 अल्फा की वैल्यू आपने ये ले ली, 10 अल्फा क्या है, स्लोप है, तो अब पी क्यू की लेंथ कितनी हो जाएगी, ए इंटू ब्रैकेट में क्या मैं इस पूरे टर्म को ऐसा लिख दूं, t1 + t2 का होल स्क्वायर -4t1 t2, ऐसा लिख के क्या होगा, क्योंकि फोकल कॉर्ड की के लिए कंडीशन हमने पढ़ी थी, ये होती है, ये कंडीशन होती है, t1 t2 की जगह पे -1 रख दूंगा, और t1 + t2 का स्क्वायर भी मैं क्या रख दूंगा, यहाँ से इससे निकाल लूंगा, t1 + t2 का स्क्वायर यहाँ से निकाल लूंगा। तो सर ये वैल्यू कितनी आ गई, ए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ए इंटू ब्रैकेट में t1 + t2 कितना आएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और कॉट स्क्वायर अल्फा और माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 4। अब आप जरा सा और सिंप्लीफाई जब इसको करोगे तो क्या पाओगे, ए 4a तो ले लो बाहर, अंदर बचेगा 1 + कॉट स्क्वायर अल्फा, क्या बचेगा, 1 + कॉट स्क्वायर अल्फा, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा, 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा। मैंने आपको बता दिया एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल अल्फा बनाती है वो फोकल कॉर्ड, तो आप इसको याद भी रख सकते हैं, वो फोकल कॉर्ड पी क्यू की जो लेंथ आती है 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा आती है, क्या आती है, 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा तो टिक भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने सिंप्लीफाई करके भी आपको समझा दिया है, 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, जिस पे बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने लिखा है, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन लिखा है इसके नीचे, इस उस थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो पहले थ्योरी समझाता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे, ऊपर वाला क्वेश्चन भी करेंगे, ये भी करेंगे। ये डिफरेंट था, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड y² = 4x विच मेक एन एंगल अल्फा विथ एक्स एक्सिस इज 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाती है, 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा हो जाती है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको ऊपर वाली थ्योरी पे बेस्ड था, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। पिछले वाले लेक्चर का रिवीजन भी है ये, है ना, पिछले वाले लेक्चर में यही चीजें कराई थी, तो उसका पूरा का पूरा समरी मैंने आपको 4 लाइन में इसमें समझा दी है, ठीक है। अब आप देखो, अब आपको समझाता हूं मैं दूसरी चीज पैराबोला के लिए जो इम्पोर्टेंट है, उसको समझते हैं, देखिएगा दूसरी चीज जो पैराबोला के लिए इम्पोर्टेंट है वो आपको समझाता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा आप, इसको समझते हैं हम, क्या है वो, देखिए अगर ये आपने एक पैराबोला y² = 4ax लिया है, ठीक है, ये y² = 4ax आपका पैराबोला है, ठीक है, और ये इसकी फोकल कॉर्ड है, ये क्या है, फोकल कॉर्ड है, जिसके कोऑर्डिनेट p और q है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, p और q, और p और q, जहाँ पे p के कोऑर्डिनेट आप जानते हैं कितने होंगे, a t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1, और इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2, ठीक है, ये पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जो इसका ये सेमी लेटस रेक्टम हुआ है, पूरा का पूरा लेटस रेक्टम है पैराबोला का, ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, सेमी लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला y² = 4ax क्या होता है, हार्मोनिक मीन होता है किस किस का, फोकल कॉर्ड की जो दो सेगमेंट हैं उनका हार्मोनिक मीन होता है। मतलब आपको ये याद रखना है कि ये जो आप सेमी लेटस रेक्टम हुआ कितना, लेटस रेक्टम एल डैश आप जानते हैं, अगर आप पैराबोला का लेटस रेक्टम लिखते हैं तो कितना होता है, 4a होता है,
तो सेमी लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा, सेमी लेटस रेक्टम हो जाएगा 2a। मतलब वो जो सेमी लेटस रेक्टम होता है वो हार्मोनिक मीन होता है किस किस का, 2a इज इक्वल टू आता है 2 टाइम, इसको s ले लेता हूँ फोकस, ठीक है, तभी तो फोकल कॉर्ड बनेगी, वो फोकस से गुजरेगी, ठीक है। एस के कोऑर्डिनेट a कॉमा 0 होते हैं ना पैराबोला में, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax में a कॉमा 0 एस के कोऑर्डिनेट होते हैं। तो जो ये सेमी लेटस रेक्टम होता है क्या होता है, 2 टाइम एस पी इंटू एस क्यू अपॉन एस पी प्लस एस क्यू के बराबर होता है। इट मीन्स दिस इज द हार्मोनिक मीन ऑफ कौन, किसकी बात कर रहा हूँ, सेमी लेटस रेक्टम जो है वो हार्मोनिक मीन है एसपी और एसक्यू का, ठीक है, किसका, एसपी और एसक्यू का। ये सेगमेंट है इसके, किसके, फोकल कॉर्ड के 2 सेगमेंट हैं, उनका हार्मोनिक मीन होता है, ठीक है। इसी में एक और नोट बताता हूँ, उसको भी आप लिख सकते हैं, अगर पता है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं पता है तो वो भी बताता हूँ। मान लेते हैं यही रिलेशन L1 और L2 लेंथ, L1 और L2, L1 और L2 क्या है, L1 और L2, अगर मैं आपसे कहूं L1 कॉमा L2 क्या है, लेंथ है सेगमेंट की, लेंथ किसकी है, सेगमेंट की, सेगमेंट मतलब, सेगमेंट मतलब ये फोकल कॉर्ड की जो सेगमेंट है उसकी लेंथ क्या है, L1 कॉमा L2 है। तो लेटस रेक्टम जब आपसे पूछा जाए, लेटस रेक्टम क्या होता है, 4 होता है ना, तो वो कितना इसका जो लेटस रेक्टम आ जाता है सर, वो वैल्यू आ जाती है 4L1L2 अपॉन L1 प्लस L2 के बराबर आ जाएगी, ठीक है, 4L1L2 अपॉन L1 प्लस L2। तो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आपको दिया है, देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो आप जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। इसको पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद इसके ऊपर वाले क्वेश्चन को भी हम कर लेंगे, ठीक है, दोनों इसी थ्योरी। द लेटस रेक्टम, क्वेश्चन सुनिएगा आप, द लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला हुज फोकल कॉर्ड पी एस क्यू, अभी बनाई फोकल कॉर्ड क्या है, पी एस क्यू वही वाली है, जिसमें एस पी इज इक्वल टू दिया है कितना 3 और एस क्यू इज इक्वल टू दिया है 2, गिवन बाई, हमें क्या निकालना है, लेटस रेक्टम निकालना है, क्या निकालना है, लेटस रेक्टम। हमने सेमी लेटस रेक्टम इसका हार्मोनिक मीन होता है पढ़ा था, तो लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, अगर सेमी लेटस रेक्टम को आप उस तरीके से लिख रहे हैं तो अब आप खुद बनाओ इसको, लेटस रेक्टम को कैसे लिखोगे, लेटस रेक्टम को कैसे लिखोगे आप खुद करिए, नहीं आता है तो मैं बताता हूँ, एक बार कोशिश करिए सॉल्व करने की। तो आप सीधे फॉर्मूले में रख दीजिए, अभी तो बता रखा है फॉर्मूला, उस फॉर्मूले में पुट कीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना, ठीक हो गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए। सेमी लेटस रेक्टम क्या होता था, सेमी लेटस रेक्टम हार्मोनिक मीन होता था ना, किसका, कहाँ गया क्वेश्चन, ये है ना, ये वाला है ना, 2 टाइम एस पी, अभी तो बताया, इंटू एस क्यू, मैंने प्रूव भी करा, एस पी इंटू एस क्यू अपॉन 2 टाइम एस पी इंटू एस क्यू अपॉन एस पी प्लस एस क्यू ना, एस पी प्लस एस क्यू, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूले को रखिए आप, वैल्यू रखिए, 12 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो, 12/5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो सेमी लेटस रेक्टम था, तो लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा, उसको फिर वो 2a था तो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 24/5, तो कहीं ऑप्शन है, 24/5 इसका आंसर आ जाएगा। ये क्या था, सेमी लेटस रेक्टम था, तो लेटस रेक्टम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, क्लियर है। अब आप ऊपर वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, ऊपर वाले क्वेश्चन को भी बताता हूँ, है, तो इसका आंसर तो ये आ गया, पूरी थ्योरी बेस्ड ही क्वेश्चन है सारे के सारे, तो आपको थ्योरी पता है तो क्वेश्चंस को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है सर। अब देखो इस क्वेश्चन को कहते हैं द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू 4ay। अब ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो गया पासिंग थ्रू द वर्टेक्स। अब ये किससे पास हो रहा है? हमने ऊपर अभी एक क्वेश्चन प्रूव किया था, वो एक्स एक्सिस से पास होके अल्फा एंगल बनाता है। तो तब क्या आएगा? अभी ये पासेस हो रहा है 0,0 से। किससे पास हो रहा है? 0,0। इसका मतलब ये इस तरीके से बना देता हूं, लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये फोकल कॉर्ड नहीं है, लेंथ ऑफ कॉर्ड जो 0,0, इसको हमने क्यूपी ले लिया, इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? 80² 280। इसके कोऑर्डिनेट यही तो होंगे, 80² 280। तो अगर वर्टेक्स एंड हैविंग स्लोप 10 अल्फा, अब यहाँ इसने खुद ही बोल दिया एम की वैल्यू आपको क्या दे दी? 10 अल्फा दे दी। ठीक है, एम की वैल्यू क्या दे दी? 10 अल्फा दे दी। तो स्लोप अगर हम निकालें, स्लोप इसको हम ओ ले लेते हैं, इसको पी ले लेते हैं, स्लोप निकालेंगे तो इन जनरल स्लोप कितना आएगा? y2 माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 होता है ना। y2 माइनस वाई वन मतलब 280। इसका स्लोप जो आएगा वो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है ना, y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1 ना, उससे सॉल्व करते हैं तो वो कितना आ जाएगा? इसमें रख के देखें। अच्छा, ये इसके कोऑर्डिनेट मैंने गलत लिख दिए ना, ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट गलत लिख दिए ना। ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ये थोड़ा ना होंगे इसके। बताए थे मैंने आपको एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के केस में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होंगे, और जब हम वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax लिखते हैं तो तब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आप पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को इसमें गलत मत करिएगा। सबसे पहले मैंने लिख गलत दिया था। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं सर, वो क्या होते हैं? पलट जाएंगे, 2a t, 80 स्क्वायर, यही तो होंगे। क्योंकि ये क्या है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप का है बच्चों। ठीक है, तो बस अब m की वैल्यू यहां से निकालते हैं हम। m कितना आ जाएगा? अगर m निकालूंगा तो अब बदल जाएगा ना, y2 अपॉन, ये तो ओरिजिन तो 0 है, तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, 80 स्क्वायर अपॉन 280। दूसरे कोऑर्डिनेट तो हमारे 0,0 है ना, क्योंकि वो वर्टेक्स से पास हो रहा है। तो इसका जो स्लोप यहाँ से आ जाएगा t/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? t/2। इसका मतलब स्लोप हमें दिया कितना है? 10 अल्फा दिया था। 10 अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? t/2 आ गई। 10 अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? t/2। तो t की वैल्यू क्या आ गई? 210 अल्फा। 210 अल्फा। अभी मैंने थ्योरी बता रखी है आपको ऊपर। ठीक है, अब डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले में भी रख सकते थे। यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस पी, पी ओ की डिस्टेंस डायरेक्ट निकाल लो। आप डिस्टेंस ही तो निकालनी है, स्क्वायर रूट ऑफ, यही तो काम मैंने पहले भी किया था। 280 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस अगला क्या है? 80 स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो वैल्यू कितनी आएगी? 80 तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ए स्क्वायर टी स्क्वायर यहाँ दोनों में आ रहा है। देखो अंदर क्या बचेगा? अंडर रूट ऑफ, यहाँ बचेगा 4 बचेगा ना, और प्लस बाद में क्या बचेगा? टी स्क्वायर, टी की टी एक बाहर ले लिया बस। तो ए टी की जगह पे, टी की जगह पे वहां से वैल्यू रखो 210 अल्फा। तो ये कितना हो जाएगा? 2a10 अल्फा। अंडर रूट के अंदर कितना आएगा? 4 प्लस टी स्क्वायर की जगह पे क्या रख सकता हूँ? 410 स्क्वायर अल्फा रख सकता हूँ ना, 410 स्क्वायर अल्फा। तो सर अब आप देखो इसको वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 बाहर आके 2 हो जाएगा, 4a 10 अल्फा तो ये होगा, और अंदर 1 + 10 स्क्वायर अल्फा मतलब सेक स्क्वायर अल्फा। सेक स्क्वायर अल्फा से अंडर रूट हटेगा तो सेक ऑफ अल्फा हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चंस को आप कर लेना, एक मैंने जो ऊपर बताया और एक ये बताया। तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 4a10 अल्फा सेक अल्फा, 4a10 अल्फा सेक अल्फा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं समझता हूँ इतनी थ्योरी आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इस पे बेस्ड वो मैंने क्वेश्चन भी आपको समझा दिए। अब जरा और आगे बढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है, और जरा सा आगे बढ़ रहा हूँ। आगे बढ़ के आपको और चीजें समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। देखिएगा,
इसमें जरा सा और आगे बढ़ते हैं हम, फिर ये जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को भी बताऊंगा। ठीक है, जनरल से मैं पहले आपको थ्योरी समझा दे रहा हूँ। इन थ्योरी इसके पीछे जो थ्योरी है, अगर आप उसको कर लेंगे तो इन क्वेश्चंस में आसानी होगी आपको। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, देखिए अब इसके पीछे कुछ और थ्योरी पैराबोला की मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, पैराबोला की थ्योरी पढ़ते हैं। अब हमने कॉर्ड के बारे में पढ़ लिया था, अब टेंजेंट के बारे में बताता हूँ मैं आपको। टेंजेंट मतलब एक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आपके पास पैराबोला है। एक लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। लाइन क्या है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। लाइन क्या है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अब ध्यान से सुनिएगा, हमें क्या निकालना है? इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। ओके, हमें क्या निकालना है? इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तभी हम कहाँ पहुंचेंगे? टेंजेंट की ओर पहुंचेंगे। पैराबोला में जो टेंजेंट है उसकी ओर इसी से पहुंचेंगे। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको? इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड ए लाइन। तो जब आप करेंगे कैसे इन जनरल, जरा सा मैं समझाऊं आपको। तो यहाँ से y की वैल्यू उठा के यहाँ रखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल जाएगी। जैसे मैं बताऊं, देखो एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। क्या रखोगे? 4ax। तो अब जब आप इसमें वैल्यू रखोगे तो सॉल्व करके आपको एक इक्वेशन मिलेगी, m स्क्वायर प्लस 2x ब्रैकेट में एम सी रख के देख लो आप, एम सी माइनस 2a का। आपको इतना कुछ नहीं करना है, लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो ध्यान रखना है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो उसमें सारा कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब इक्वल टू 0। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे इसके दो रूट आएंगे सॉल्व करके, क्योंकि ये x में क्वाड्रेटिक है और x में क्वाड्रेटिक है तो दो रूट आएंगे। जब उन रूट्स को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से कंडीशन निकल के आएगी आपके पास, जो नेचर ऑफ इंटरसेक्शन। नेचर ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब किस तरीके का इंटरसेक्शन होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होंगे इसके किस किस के, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होंगे आपके, वो रियल हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट हो सकते हैं और कॉन्साइड कर सकते हैं। रियल और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ? रियल एंड डिस्टिंक्ट होता था, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे जब हम इसका, तो वो डिस्क्रिमिनेंट आता है सर 4 टाइम एम सी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, एम सी माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। ये ग्रेटर देन 0 आ सकता है, ये इक्वल टू 0 आ सकता है, ये लेस देन 0 आ सकता है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट अगर, तो अब मैं तीनों कंडीशंस को लिखता हूं। अगर आपके पास, इसको और सिंप्लीफाई करोगे, 4 कॉमन लेके हट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए एम सी ग्रेटर देन 0 हुआ तो इसके रियल और डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। इक्वल टू 0 हुआ तो इसके इक्वल रूट आएंगे, दोनों रूट इक्वल होंगे, इसका मतलब वो टेंजेंट का केस बन जाएगा। और लेस देन 0 हुआ तो इसके पास क्या आ जाएंगे? वो इमेजनरी रूट आ जाएंगे। इसका मीनिंग, अब आप इसको जब सॉल्व करते हो तो ए कॉमन लेते हो तो इसका मतलब क्या आता है? ए की वैल्यू को कंपेयर कराओगे एम और सी के साथ। ए की वैल्यू ग्रेटर देन हो सकती है, बराबर हो सकती है, लेस देन हो सकती है किसके? एम सी। बा आपको ये याद रखना है, ये टर्म याद रखना है, इस पूरे कंक्लूजन का, पूरे का एक्सप्रेशन का कंक्लूजन ये है। इसका मतलब अगर आपके पास a ग्रेटर देन एम सी हो, या आप कह सकते हैं दूसरे फॉर्म में इसको क्या कह सकते हैं, c जो हो छोटा हो a अपॉन एम से, ठीक है, और c बराबर हो a अपॉन एम के, और c बड़ा हो a अपॉन एम के, तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, इक्वल रूट मिलेंगे और इमेजिनरी रूट मिलेंगे। ये केस था इन दोनों के इंटरसेक्शन से। मतलब ये क्या हो क्या रहा है? ये
एक पैराबोला और एक लाइन आपस में 2 पॉइंट पे कट कर सकती हैं, वो एक टेंजेंट हो सकती हैं, और कट ही ना करे ऐसा केस भी हो सकता है। तो उसके लिए मैंने तीनों सिचुएशन आपको बता दी, ये 3 सिचुएशन निकल के आएंगी। मतलब जरा सा फिगर से आपको समझाऊं, तो ये आपका पैराबोला है, ठीक है, ये पैराबोला है। इस पैराबोला में एक लाइन ऐसे बन सकती है ना, एक कोई लाइन पैराबोला ये 2 पॉइंट पे टच कर रही है, और एक लाइन इस पैराबोला के इस पॉइंट से खाली टच करके जा सकती है इस पॉइंट पे, या दूसरा, क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो दो बन रहे हैं देखो, ऐसे टच करके जा सकती है, तो ये टेंजेंट बन गया। और कोई लाइन इससे बाहर हो सकती है, वो इसको इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी। ठीक हो गया। तो ये तीनों केस क्या क्या थे, सी पे डिपेंड करेंगे, ए पे डिपेंड करेंगे, और एम पे डिपेंड करेंगे। अब इसको लेते हुए सर मैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपको बता देता हूँ। टेंजेंट होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। ये टेंजेंट ही तो है, दो टेंजेंट बन रहे हैं ना पैराबोला में, देखो इनकी कंडीशन भी बताऊंगा अभी कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो वो जो केस आ जाएगा, अभी इसी को तो सॉल्व कर रहे थे, बराबर वाला केस आ जाएगा, C इज इक्वल टू ए बाई एम। ये चीज है आपके मतलब की वाई स्क्वायर इक्व टू 4ax पे लाइन y इक्व टू एम एक्स प्लस सी टेंजेंट हो जाएगी, अगर आपके पास c की वैल्यू a बाई एम आ जाए। अब c की वैल्यू a बाई एम आप रखोगे, तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी आप निकाल सकते हो। यहाँ से कहाँ पे कांटेक्ट कर रहा है, तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है, कल एक क्वेश्चन भी मैंने इस पे बेस्ड बताया था, आप डायरेक्ट वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकाल सकते हो, जो कि क्या होगा, a अपॉन एम स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन एम। वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा, a अपॉन एम स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन एम, जो कि लाइन y इक्व टू एम एक्स प्लस सी को टच करता है, किस में, पैराबोला वाई स्क्वायर इक्व टू 4ax में। ठीक है। अब यहीं से एक और कंडीशन मैं आपको निकाल के बता देता हूं, उसको सॉल्व नहीं करूंगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, अगर याद रह पाए तो बहुत ही बढ़िया। ये दो चीजें बताई मैंने आपको, एक तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बताया, एक टेंजेंट की कंडीशन बताई, दूसरा वो पॉइंट टच करेगा या 2 पॉइंट पे करेगा या टच ही नहीं करेगा, उसकी कंडीशन बताई। अब इसी पे बेस्ड मान लेते हैं मेरे पास एल एक्स प्लस एम वाई, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्व टू 0, ये भी तो लाइन ही है। आप पढ़ते थे ना, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट ए लाइन। ये जो लाइन है, मेरे पैराबोला मेरे पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax को टच करेगी। क्या करेगी, टच करेगी, अगर कंडीशन l इंटू एन इज इक्वल टू ए इंटू एम स्क्वायर हो जाए तो। अब ये आया कैसे, प्रूव भी कर देता हूं चलो। y इज इक्वल टू, पहले ऊपर वाली इक्वेशन को लाइन के फॉर्म में कन्वर्ट करो, माइनस एल अपॉन एम आएगा, उस साइड ले जाओ, इंटू एक्स, और प्लस का माइनस माइनस एन अपॉन एम आएगा ये। इसका स्लोप आपने निकाला, तो अब आप देखो, इसको कंपेयर करा लो आप, है ना। ये टच करेगी, ये लाइन टच करेगी किसको, वाई स्क्वायर इक्व टू 4ax को, कब, अभी बताया था ना मैंने, जब c इज इक्वल टू क्या आ जाए, a बाई एम। तो रख दो, c इज इक्वल टू a बाई एम का मतलब क्या हुआ, c इज इक्वल टू a बाई एम, मतलब माइनस का n बाई एम, ये तो c है, इज इक्वल टू a बाई एम कितना है, माइनस एल बाई एम। बस सॉल्व कर दो इसको। जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो ये कंडीशन क्या दे देगा, एल एन इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। आप समझ गए होंगे मेरी बात को, कि कोई भी लाइन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्व टू 0 वाई स्क्वायर इक्व टू 4ax को टच करेगी, अगर कंडीशन ये आ जाए। अगर आपको ये डायरेक्ट याद है कैसे निकालते हैं, वो भी मैंने प्रूव कर दिया, और अगर आपको ये याद है, तब तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। क्यों बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि इस केस में आपको ये एलएमएन की जगह पे नंबर लिख के भी दे सकता है, वो लिख के आप डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। ठीक हो गया। और आगे बढ़ता हूं, मैं आपको बताता हूं, टेंजेंट मैंने बता दिया। अब आपको इसमें एक चीज और ध्यान देनी है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ टेंजेंट अलग अलग केस में, स्लोप फॉर्म हो सकता है, इंटरसेप्ट फॉर्म हो सकता है, वो सारे फॉर्म टेंजेंट के वो भी दिमाग में रखने पड़ेंगे आपको। टेंजेंट के फॉर्म होते हैं ना अलग अलग, तो सारे फॉर्म आपको टेंजेंट के दिमाग में रखने पड़ेंगे। देखिए, एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ध्यान से क्वेश्चन को लिख भी रहा हूं मैं यहाँ पे।
क्वेश्चन देखिएगा, फॉर व्हाट वैल्यू, फॉर व्हाट वैल्यू, फॉर व्हाट वैल्यू, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ, व्हाट वैल्यूज ऑफ के, के डज द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये लाइन की इक्वेशन है ना, टच y स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स, अभी तो पढ़ाया मैंने इसलिए ये लिख दिया। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या करने होते हैं, क्या, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन, इसको स्लोप फॉर्म में लिखूंगा। और टच की कंडीशन क्या होती है, दूसरा पैराबोला दे रखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स, तो इसके टच की कंडीशन क्या होती है, इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू ए फोर, ए की वैल्यू के है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, के बाई फोर अपॉन एम क्या है -1, तो सॉल्व कर दो तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 4। तो के की वैल्यू, ये लाइन पैराबोला को टच करे उसके लिए के क्या होना चाहिए, -4 के इक्वल होना चाहिए। तो ये कंडीशन आपको मिल जाएगी। मैं समझता हूँ ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो पैराबोला के लिए कुछ चीजें मैंने आपको बताई, और साथ में एक चीज याद रखना आप, पैराबोला के दो टेंजेंट होते हैं, कैसे होते हैं अभी ऊपर समझाया था मैंने आपको, है ना। तो उसके कोऑर्डिनेट अगर आप निकालना चाहें, उसके कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं, वो टेंजेंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। ठीक है, फिर नॉर्मल आता है, नॉर्मल के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, इससे पहले लेक्चर में जरा सा मैंने बात की थी, वो डिटेल में नहीं समझाया था। तो इस तरीके से आप जो मैं बता रहा हूँ इसको पढ़ लीजिए, नॉर्मल के कोऑर्डिनेट पढ़ लीजिए, टेंजेंट के कोऑर्डिनेट पढ़ लीजिए, कैसे टच करता है वो कंडीशन पढ़ लीजिए। स्पेशली ये दो क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, मैंने जो बताए थे फोकल कॉर्ड के बारे में, और कैसे टेंजेंट के बारे में पूछा जाता है, तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ओके, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करते हैं फिर।